हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण क्लास श्रृंखला के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं 12 मई के समसामयिक विषयों के ऊपर दोस्तों। और आज के जो महत्वपूर्ण दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पहले आतंकी त्रिकोण जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गहराई तक स्टेट नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स में फैल चुका है। इसके अलावा एशियन राइस का पहला पैन जीनोम जो कंप्लीट हुआ है, इस जलवायु परिवर्तन में हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो पैन जीनोम को समझेंगे और इस आतंकी त्रिकोण के सामरिक, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स को जानने की कोशिश करेंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ, कंटेंट और माइंड मैप्स मिल जाएगा दोस्तों। क्लास की शुरुआत सकारात्मक वाक्यांश से करते हैं कि हार असफलता नहीं है, कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी असफलता होती है दोस्तों। तो याद रखना कि जब आप अपने अभ्यर्थी जीवन में जब आप छोटे लक्ष्य बनाए, बड़े लक्ष्य बनाए, हर बार वो सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ हर बार ट्राई जरूर करना है। उन्हीं लक्ष्यों के ऊपर, उन्हीं गोल्स के ऊपर अभ्यास करते रहना है। तो करत करत अभ्यासरत जड़मत होत सुजान, और सफलता जब तक प्राप्त ना हो अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो कोशिशों में सतत है वही एक दिन सफल बनने वाला है। तो वियर दैट्स ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आतंकी त्रिकोण की, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद की। ये जो टेरर ट्रियो है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यह जीएस पेपर 3 में हमारी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा प्रबंधन और साथ में अंतरराष्ट्रीय जो हमारे संबंध है वह इसकी प्रासंगिकता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान में यह 3 प्रमुख आतंकी संगठन, वैसे कई हर गली नुक्कड़ के अंदर खोल रखा है उन्होंने खुद का, पर उसमें से जो सबसे बदमाश होता है वो धीरे धीरे जैसे ना हमारे यहाँ पे भी कि भाई कोई एकदम स्टेट खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, कोई एकदम नेशनल टीम में चला गया, इनका भी कुछ ऐसे है ना। तो ये ट्रियो है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये इनका एक आतंकी नेटवर्क है। हमारे यहाँ आईपीएल होता है, इनके यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का जो है प्रीमियर लीग होता होगा आई बिलीव। अब हम इसे आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके पढ़ते हैं दोस्तों। समाचारों में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी अड्डों पर हमने हवाई हमले किए। इसमें तीनों संगठन के प्रमुख जितने भी कमांडर थे वो मारे गए। तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों जो आतंकी त्रिकोण है, हमने इसकी मेन लीडरशिप को ही डिसमेंटल कर दिया। तो पाकिस्तानी सेना और सरकार द्वारा जो है मारे गए लोगों के ऊपर काफ़ी जनरली यहाँ पे जो पाकिस्तान है हमारे पास में, वो इन आतंकियों को राजकीय सम्मान देता है। राजकीय सम्मान जैसे हमने गांधी जी को दिया, जैसे कोई पीएम, सीएम, मंत्री है ना, तो कोई शहीद जो हो जाता है आपके पास में, उसको जितना सम्मान दिया जाता है उतना राजकीय सम्मान से इन तीनों प्रमुख जो मारे गए हैं इन आतंकी हमलों, इन एयर स्ट्राइक्स में, इनको ये सम्मान दिया गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना है और आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है कि देखो आप भी ये काम करोगे तो आपको भी जो इस तरह पाकिस्तान के जो है फ्लैग में लपेटा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो गया, उन लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन सा काम करेगा ये सारी चीजें। अब ये तीनों संगठन जो है, जिसको HUM कहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, LET लश्कर तैयबा, और जैसे मोहम्मद JEM कहते हैं। तो कई बार आपको HUM, LET और JEM अगर मैं बोलूं या किताबों में या आपके एडिटोरियल में लिखा है जो, तो समझ जाना JJ सर ने समझाई थी ये चीज़ें। अब ये तीनों ही पाकिस्तान की ISI की 6 छात्रा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस्लामी फंडामेंटलिज्म, कट्टरपंथ को आगे बढ़ावा देना और कुल मिलाकर के भारत विरोधी जो रणनीति है इसके ऊपर इनका फाउंडेशन पिलर रॉक्स है। हमारे संसद पे 2001 में हमला हुआ, मुंबई में 2008 में हमला हुआ, 2019 में पुलवामा हमले हुआ। इन बड़े बड़े हमलों की जिम्मेदारी जो है इन 3 संस्थानों के द्वारा ली गई है। अगर हम वन बाय वन बात करें तो HUM की बात करते हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में 1989 में, आज से 35 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। वैचारिक जुड़ाव जो देखा जाए, यह जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है जो कि ISI के द्वारा प्रायोजित यानी स्पॉन्सर किया जाता है। ISI का एक एसेट है ये, है ना, कमाऊ पूत। उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना। कुल मिलाकर के वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो इनका है ही है, हमारा जो कश्मीर है इसको ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड है, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर से मिला देंगे। तो इस हिजबुल मुजाहिदीन का लक्ष्य क्या है?
टोटल कश्मीर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन है, हॉस्टिलिटी, मिलिटेंसी को आगे बढ़ाना। नेता कौन है? सैयद सलाउद्दीन, है ना। इसको मोहम्मद यूसुफ साहबी कहा जाता है। भारत के कार्य क्षेत्र में जैसे श्रीनगर, कुपवाड़ा, पुलवामा, डोडा, राजौरी, पूंछ में जो है इनके जो अलग अलग गुर्गे हैं, इनके जो सर्कल्स है, ग्रुप्स है, यह एक्टिव रहते हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में भारत के संघर्ष विराम के पेशकश के बाद में जो है वापस इनकी वापसी हुई, क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, बीच में जो है इनको बहुत ही बुरी तरीके से खदेड़ा था। फिर होता है सीज फायर। सीज फायर होता है ना, सीज फायर के बाद में, क्योंकि सीज फायर अगर खत्म ना हो तो पूरी तरीके से इनको ठोक दिया जाएगा, पर सीज फायर होता है, संघर्ष विराम होता है ना, उसके बाद में फिर वापस पनपने पड़ते हैं। 2011 में तो इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर घुस करके ब्लास्ट भी कर डाला था। विभाजन और आंतरिक संघर्ष को यहाँ पे जो है ये कारण, ये धीरे धीरे, क्योंकि ये संगठन जो ना हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें भी अलग अलग फैक्शंस पैदा हो गए कि भाई यहाँ कोई चला रहा, यहाँ कोई चला रहा, यहाँ कोई चला रहा, यहाँ कोई चला रहा। जैसे रियल चाइना में बोला लड़ाई द्वंद्व चलता है ना, इनके अंदर भी द्वंद्व चल रहा है दोस्तों। आगे यहाँ पे बात करें, 2017 में इन्होंने जो है अमेरिका को भी इतना परेशान कर दिया था कि अमेरिका ने जो है हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया। तो ये सोचने की कोशिश कीजिए, जिसको यूएसए ने, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, इसने सैंक्शन कर रखा है। ऐसे आतंकवादियों को ये लोग जो है एक तरीके से क्या दे रहे हैं आपके पास में, स्टेट स्पॉन्सर्ड, है ना, राज्य के सम्मान के साथ में जो है इनको दफनाया जा रहा था, स्टेट ऑनर के साथ में। पाकिस्तान की जो है आपके पास में प्रॉपर आर्मी के लीडर्स वहां पे खड़े हैं, राजनेता वहां पे खड़े हैं। तो सोचने की कोशिश कीजिए कितनी खतरनाक विषय है अपने आप में ये। यस, लश्कर ए तैयबा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? यह भी 1990 के आसपास, आज से 35 वर्ष पहले लगभग इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। अब आगे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये अफगानिस्तान का कुनार प्रांत है, वहां पे इसकी लश्कर ए तैयबा की जो है एलईटी की फाउंडेशन हुई है, मतलब अफगानिस्तान में ज़्यादा ये ऑपरेट करता है। वैचारिक धारा ये है कि मरकज अद-दवा अल इरशाद, वापस इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना, कश्मीर को भारत से अलग करना, पूरे एशिया को इस्लामी शासन, मतलब कश्मीर पाकिस्तान छोड़ दो, लश्कर तैयबा अलग ही चला, बोले पूरे एशिया ही नाप देंगे, मतलब चीन भी। और यही चीन इनको बहुत बुरी तरीके से इस्लाम की बैंड बजा रहा है। कहां पे? इनका अगर देखेंगे आपके पास में जिंजियांग प्रोविंस है ना, तो वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से जो है इस्लाम को कुचल दिया गया है एक तरीके से। और फिर पाकिस्तान को सीपीईसी में ये मदद करता है। उस वक्त पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, पाकिस्तान विल नेवर अटर अ वर्ड, क्योंकि यहाँ पे 5, 10, 15 बिलियन हर साल मिल रहे हैं ना इसको। सो ये देखिए कि धर्म के नाम पे कैसे यहाँ व्यापार किया जाता है। वही चीन जो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, जो एथिज्म को फॉलो करता है, इस्लाम को पूरी तरीके से रौन चुका है अपने देश के अंतर्गत, है ना, वही चीन जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो कहता है कि हमारी दोस्ती शहद से भी मीठी। और यहाँ पे आप ऐसी बात करते हो कि हम तो इस्लाम को जो है शीर्ष तक ले जाने के लिए ही धरती पे जो है ये देश पैदा हुआ है ना। पाकिस्तान की आर्मी कहती है अल्लाह की आर्मी। अरे भैया, इस्लाम के खिलाफ काम करने वाला आपका चीन जो है उसको तो आप गले लगा रहे हो। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारे भारत में है और हमें आप दुश्मन कह रहे हो। ये कहां की बुद्धि हुई? इसके नेता है हाफिज मोहम्मद सईद। आतंकी इनकी रणनीति, फिदाइन हमला, आत्मघाती हमले इत्यादि। अब इन सभी चीजों पे आपने थोड़ा सा फोकस कर, तो जो देख पा रहे होंगे लश्कर ए तैयबा भी, ये तो पूरा पैन एशिया आगे बढ़ना चाह रहा है। मोहम्मद हाफिज सईद जो इसका सरगना है। अब आतंकी रणनीति जो है इनकी फिदाइन है आपके पास में। भारत पे कई हमले कराए इन्होंने, 2002 में अक्षरधाम पे, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन पे, जो है ना अपना 26/11 का जो हमला हुआ था, है ना, कसाब वाला, वो भी इन्होंने कराया था। वर्तमान स्थिति क्या है कि सईद पर तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव, उसको आर्थिक आतंक का आरोप लगाया जाता है कि सर फाइनेंशियल टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग करता है। 11 साल की सजा भी है इसको। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में जो है मुरीद के स्थित जो है मरकाज तैयबा पर बमबारी की गई और इसी सईद के 10 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स डेड। इसको छिपा दिया था आईएसआई ने, अदरवाइज ये भी साफ हो जाता है ना। तो इंटेलिजेंस पूरी थी रॉ के पास में, पर लास्ट में जाते हुए थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा चुप गया, है ना। ये आधे घंटे पहले ही मूव किया गया था वहां से, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस मिल गई तो फैमिली को तो वहां रखा, इसको वहां से हटा दिया, ये भी साफ हो जाता नहीं तो। जेईएम जैसे मोहम्मद वर्ष 2000 में स्थापना हुई, बहावलपुर पाकिस्तान के अंतर्गत है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरर कैंप ये है। मौलाना मसूद अजहर जो कि एक फ्लाइट को हाईजैक करके जो है पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने इनको छुड़ाया था आतंकवादियों ने मिल करके। तो भारत से यह जो है क्या कह रहे हैं कि भारत से हम लोग जो है सेना हटाना चाहते हैं, मतलब एंटायरली कि सर वी विल रिमूव द आर्मी फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर, दिल्ली, अमृतसर, अयोध्या को क्या कह रहे हैं कि हम फ्री करवा देंगे। कैसा बकलोला आदमी है, मतलब जैसे मोहम्मद क्या कह रहा है कि हम दिल्ली को स्वतंत्र करा देंगे। कितना ब्रेन वॉश्ड है ये लोग, सोचो, जस्ट इमेजिन, अयोध्या को स्वतंत्र करा देंगे। गजब लोग हैं। संसद पे हमला कराया, पठानकोट एयरपोर्ट पे हमला कराया, 2019 में पुलवामा करवाया। और संगठनात्मक संरचना देखा जाए तो धार्मिक कट्टरता, सैन्य प्रशिक्षण, और आईएसआई देता है फंड, पैसा जो भी आईएमएफ से मिला है वो यहाँ पे यूज होता है। तो आईएमएफ इज नो लॉन्गर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज विच फंड? इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड, आई बिलीव। क्योंकि यही चीज जो है फंडिंग, टेरर फंडिंग आगे होती है। आपको नहीं पता, आप बना रहे हो ब्रिज के लिए, आप दे रहे हो शिक्षा के लिए, आप दे रहे हो स्वास्थ्य के लिए, वो पैसा कहाँ खर्च होगा, यू विल नेवर नो। और हाल की घटना देखा जाए आपके पास में तो मरकज सुबहानअल्लाह भावलपुर में यहाँ बमबारी की, और मसूद अजहर के जो रिश्तेदार जो है सारे के सारे साफ कर दिए गए। जितने भी इनके टेरर के अंदर जो लीडर्स थे, डेप्यूटीज थे, सब साफ किए। तीनों संगठन समझ में आना है ना। ये तीनों ही संगठन आईएसआई के एस विंग में काम करते हैं। एस विंग का क्या मतलब है वो तो अब आईएसआई जाने। रॉ की भी ऐसी कई विंग काम करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, हर चीज़ सिक्योरिटी होती है, डिस्कस नहीं की जाती है। तो पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड अफसर, धार्मिक शिक्षा संस्थानों से के माध्यम से ये लोग शिक्षा प्रसारित करते हैं, संचालित होते हैं और इनको स्पॉन्सर किया जाता है। पाकिस्तान की सरकार और फौज द्वारा इन्हें राजकीय सम्मान देना दर्शाता है कि ये स्टेट के प्रॉक्सी से, मतलब जो काम स्टेट खुद ना कर पाए वो प्रॉक्सी कराते हैं। जैसे आप कभी क्लास में नहीं पहुंच पाते हो, आप अपने दोस्त को कहते हो ना, भाई पीछे से मेरा रोल नंबर 15 है, जैसे टीचर बोले रोल नंबर 15, पीछे से हाथ खड़ा करके बोल देना, नीचे मुंह करके, यस प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। ये होता है प्रॉक्सी लगाना। तो जो काम आर्मी नहीं कर पा रही है वो काम कौन कर जाता है आपके पास में, ये इनके आईएसआई की एस विंग कर जाती है। ये तीनों आतंकी त्रिकोण कर जाते हैं। तो एफएटीएफ, आईएसआई, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने, इसको प्रैक्टिस पे लगाइएगा दोस्तों। और हाँ, आज सुबह 11 बजे अगले 1.5-2 घंटे के अंदर हम जा रहे हैं लाइव। जी हाँ दोस्तों, 11 बजते ही आप लोगों के सामने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की फाइनल तैयारी को लेकर के एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और यह जो क्लास रहने वाली है दोस्तों, एनवायरनमेंट को रहने वाली, क्या है, पर्यावरण। 15 से 18 क्वेश्चंस लगभग औसतन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर अच्छे से करना है, आपको कंसेप्ट समझना है, पीवाईक्यूज को समझना है, ट्रेंड को समझना है, आइए समझते हैं। तो यह 5 आवर्स का क्लास रहेगा दोस्तों आपके पास में। इसमें 4 आवर्स जो है हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले, और 1 आवर के करीब जो है 1 आवर के करीब एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज है, एमआईक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये डिस्कस। तो 5 घंटे लगाने, कितने बजे से कितने बजे तक दोस्तों, 11 से लेकर के 5-6 बजे तक के लिए कमर कस लीजिए। आई बी रेडी फॉर दैट। कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं? और अपने स्टूडेंट सर्कल में जहां भी टेलीग्राम चैनल्स आपको पता है, सोशल मीडिया पता है, व्हाट्सएप पता है, जहां भी विद्यार्थियों को कि सर हमें वन स्टॉप पिन पॉइंटेड रिविजन चाहिए हिंदी माध्यम के लिए, आइए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह, सॉरी अभी 1 घंटे के अंदर ही दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये क्यूआर कोड है, यहाँ पे भी आप अपना क्वेरीज जो हैं एकेडमिक परीक्षा रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पैन जीनोम के ऊपर। साइंटिस्ट ने पहला पैन जीनोम बनाया है एशियन राइस का दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके पास में अगर हम लोग यहाँ पे बायोटेक की बात करें, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत सिलेबस में कृषि और खाद्य सुरक्षा, उससे कनेक्ट होगा ये सीधा सिलेबस। तो पैन जीनोम का विकास, उपयोग क्या है, क्या जलवायु अनुकूल कृषि में मदद करेगा, क्या चावल की जेनेटिक डाइवर्सिटी में मदद करेगा, क्या खाद्य फसलों के नवाचार में ये मदद करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लायक। तो वैज्ञानिकों ने अभी क्या किया है कि लगभग 144 चावल की अलग अलग जो किस्में, जो खेती भी करते हो और जो जंगलों में वाइल्ड पाई जाती हैं, यानी खेती वाली किस्में और जंगली किस्में, इन दोनों की जो भी डीएनए होता है, इनके अंदर जो भी डीएनए होता है ना, एक प्रजाति से नहीं, 144 ऐसी प्रजातियों से, जो हम उगाते हैं, जो हम खाते हैं, जो जंगलों में पाई जाती है, इन सभी को मिला के एशिया की 144 चावल की किस्मों को, इनके आनुवांशिक श्रृंखलाओं को, इनके जेनेटिक सीक्वेंस यानी न्यूक्लियोटाइड्स को, है ना, पता है ना, एडेनिन से कौन जुड़ता है, थाइमिन, है ना, साइटोसिन से गुआनिन। तो ये सीक्वेंस इन्होंने प्राप्त कर लिए, यानी जीन
जीनोम की सीक्वेंस जो है प्रॉपर प्राप्त कर दी। अब यहाँ पे हम लोग जीनोम किसको कहते हैं दोस्तों? जीनोम का मतलब हुआ एक स्पेसीज में, कोशिका में पाया जाने वाला टोटल सेट ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि आनुवंशिक मटेरियल होता है। अब इसके साथ में अगर हमने पैन शब्द जोड़ दिया, अब ये पैन शब्द क्या है दोस्तों? पैन जो शब्द है इसका मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करके। तो एशिया के सारे राइस की वेराइटीज का, किस्मों का जीनोम हमारे पास में पहुंच चुका है। यही चीज क्या कहलाती है दोस्तों? आपके पास में पैन जीनोम कहलाता है। तो एशिया के अंदर जितने भी चावल की फसलें, उन सभी के आनुवंशिक श्रृंखला हमारे पास में पैन जीनोम तैयार हो चुका है। अब नई किस्में विकसित करने, रोग प्रतिरोधक प्रजातियां पैदा करने, जलवायु झटकों से सहनशीलता को लाने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और ज़्यादा सशक्त हो चुके हैं। तो चावल दुनिया में लगभग जो है 66%, 2/3 आबादी के द्वारा खाया जाता है। भारत में मानसून के समय जो है उगाया जाता है, हमारी प्रमुख फसल है। जैसे ही बारिश होगी रेनफेड एरिया में सबसे पहले धान उगाया जाता है। तो 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 220 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ना, और आर्सेनिक अवशोषण बढ़ रहा है, तो इसके कारण धीरे धीरे इनकी उत्पादकता, वे इनके अंदर की जो वैल्यू सिस्टम है ना, जो आपके पास में फूड और न्यूट्रिएंट की वैल्यू होती है, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो पैन जीनोम क्या है? ये एक तरह का रेफरेंस जीनोम भी माना जा सकता है। केवल किसी एक प्रकार के जीव की प्रमुख जीव श्रृंखला को यह दर्शाता है, यानी जीव, यानी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेसीज, यानी आपकी राइस की यहाँ बात की जाती है। तो पैन जीनोम में सभी सामान्य जीव यानी कोर जीन भी होंगे, और प्रत्येक किस्म में, हर एक किस्म में, जैसे पंजाब में अलग होता है, वेस्ट बंगाल में अलग होता है, तमिलनाडु में अलग होता है। अब एशिया की बात करें तो चीन में अलग होगा, इंडोनेशिया में अलग होगा, श्रीलंका में अलग धान होगा। अब हर एक का एक यूनिक जीन होता है, क्योंकि अलग वहां की प्रकृति, अलग नेचर है ना, तो उस कंडीशन में अलग डीएनए, यूनिक जीन वहां पे डेवलप होते हैं। तो कोर जीन और यूनिक जीन दोनों पैन जीन में शामिल होते हैं, और इसमें बायोडाइवर्सिटी सब आ जाती है। मतलब सोचिए, जो हमारे पंजाब में उगता है वो हमारे यूपी और बिहार के धान से थोड़ा अलग होगा। जो यहाँ इस साइड में उगता है वो केरला और आंध्रा में उगने वाले धान से अलग होगा। वेस्ट बंगाल में उग रहा है वो चीन के या फिर वियतनाम के राइस से अलग होने वाला। सर ये चीज़ तो समझ में आई, मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है, और उस हर एक को एक साथ में आपने डीएनए को सीक्वेंस कर दिया, तो अब क्या है आपके पास में? पैन जीनोम है। तो पैन जीनोम में लगभग 3.8 बिलियन बेस पेयर्स के करीब जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड्स की पूरी जानकारी मिलती है, जो पूर्व में ज्ञात जीनोम में नहीं हुआ करती थी। तो लगभग 70,000 के आसपास में जीन चिन्हित हुए, 28,000 कोर जीन है, और 13,000 जो है आपके पास में वाइल्ड राइस है। वाइल्ड राइस क्या हुए दोस्तों आपके पास में? जो प्रकृति में ऐसे ही पाए जाते हैं, प्रकृति में, जैसे घास के बीच में उग गए, जंगलों के बीच में उग गए, कहीं भी उग गए, इनको कोई अलग से धान पानी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, ये नेचुरली ही उग रहे, ये वाइल्ड है, यह जैसे जिसको कहते हैं हम लोग जंगली प्रजाति है। अब इसमें भी प्रमुख प्रौद्योगिकी क्या है कि पैक बायो हाई फिडेलिटी, हाई फाई सीक्वेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटेशनल जेनोमिक्स, एवोल्यूशनरी जीन फ्लो और विविधता, जैव विविधता, आनुवंशिक विविधता का पता किया गया है। अब हमारे एशियाई खेती जो है आपके पास में ओराइजा सटाइवा होता है। चावल का पूरा वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। इसकी मूल जंगली प्रजाति जो है ओराइजा रैफिपोगॉन है ना, जिसको और III भी कहा जाता है ना। फिर है जापोनिका किस्म, यह पहले चीन में घरेलू बनाई गई थी। इंडिका किस्म बाद में दक्षिण एशिया में विकसित हुई। जापोनिका किस्म जो है वो जंगली चावल को इससे क्रॉस करवाया गया। तो इस प्रकार नॉर्मल उगाने वाली, खेती वाली और दूसरी जंगली किस्में भी इसमें शामिल की गई। अब भारत का क्या योगदान? भारत में एक संस्थान है ICAR, पढ़ा जाता है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने वर्ष 2024 यानी पिछले वर्ष सांबा मसूरी और MTU 1010 नामक जीनोम एडिटेड चावल विकसित किए। तो पूछ लेगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा सांबा मसूरी क्या है, हाल ही सुर्खियों में रहा MTU 1010 क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में ये पैन जीनोम मदद करेगा, हमें पता होगा। सोचिए कोई एरिया जहां पे ज़्यादा तापमान है वहां भी चावल उग रहा है, हमें एग्जैक्ट पता होगा कि भाई इस वैरायटी के अंदर जो जीन है वो हमें हमारे चावल में लेके आना। कोई ऐसा चावल होगा जो हाईली केमिकली इन्फ्लुएंस्ड या हाईली कार्बन इंटेंस एरिया में भी उग रहा है, तो वहाँ से हम लोग जो है जीनोम से जीन उठाएंगे और हमारे चावल की वैरायटी में डालेंगे। यानी जलवायु परिवर्तन में जो जो चीज़ें नकारात्मक हो सकती हैं उनसे लड़ने के लिए वाइल्ड किस्मों के पास में ऑलरेडी वो सारे गुण धर्म है, वहाँ से वो सारी चीज़ें उठानी है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता चावल की बढ़ाने के लिए,
सूखा सहनशीलता, पोषण गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन को बढ़ाने के लिए। तो पैनजीनोम जो है आपके पास में, यह प्रोजेशन ब्रीडिंग कहीं के जो है भविष्य में कृषि स्थिरता, एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, खाद्य सुरक्षा को सुचारू रूप से चलाएगा। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का कौन सा मेथड है? हाई-फाई सीक्वेंसिंग। पैनजीनोम क्या है? जीन का एकीकृत सेट जो प्रजाति में मौजूद हो सकते हैं, कोर और यूनिक जीन। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग दोस्तों? 11 AM। कितने बजे मिल रहे हैं? 11 बजते ही लाइव हम लोग वापस जाएंगे, है ना। पहले हम लोग सीखेंगे हर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद में होगा MCQ। आर वी रेडी फॉर दैट? और बीच में एक हल्का सा 15-20 मिनट का ब्रेक भी लेंगे, है ना। और यह क्लास जो है 11 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक चलने वाली। तो 5-6 घंटे की यह क्लास है। याद रखना, सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। जो एनवायरनमेंट में अलग अलग सेगमेंट्स है, हर सेगमेंट के कुछ कंसेप्ट है, ट्रेंड है, यूपीएससी जिस चीज को सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन अवधारणा को, उन कंसेप्ट्स को, उन फैक्ट्स को समझेंगे। एट द सेम टाइम चाहे परिभाषाएं हो, चाहे कंसेप्ट्स हो, चाहे एमसीक्यूज हो, सारी चीजें एक बाय एक डिस्कस होगी। साथ में होगी एक क्विज भी, यानी कंसेप्ट सीखते ही हाथों हाथ क्विज। तो पता चल जाएगा कि भैया भैंस कितना पानी में है, मतलब कितना सीखा और कितना अभी भी कंफ्यूजन में हो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, और इसका आगाज कर दिया जाए, अपने मित्रों को बुला दिया जाए। लेट्स हिट इट। हमारा टारगेट रहेगा 500 से ऊपर जाए इस पे लाइव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।